स्त्री शिक्षा विषय बिंदु। भूमिका प्राचीन काल में नारी शिक्षा, 19वीं शताब्दी में नारी शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा की पहल, स्त्री शिक्षा में सुधार की जरूरत, उपसंहार। भूमिका, एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। इस कथन से स्त्री शिक्षा के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। समाज में जो परिवर्तन की लहर बह रही है उसे देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में स्त्री को समान अधिकार मिले। यह स्त्री शिक्षा के बल पर ही संभव है। हालांकि सामाजिक विधानों ने महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हैं, लेकिन मात्र अधिकार प्राप्त होना उन्हें इन अधिकारों के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। कानून उन्हें चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पद ग्रहण करने का अधिकार भले ही दे दे, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दे सकता है, पर वह उनको अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे सकता है और अपने पति को तलाक देने का अधिकार भी दे सकता है, लेकिन कितनी स्त्रियां इन अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं? कारण है अशिक्षा। वे जागरूक नहीं हैं और आज भी परंपरागत मूल्यों को अपनाए हुए हैं। साहस की कमी उन्हें साहसिक कदम उठाने से रोकती हैं। इसलिए शिक्षा ही उन्हें उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी बनाएंगी। उनकी अभिरुचियों, मूल्यों एवं भूमिका विषयक विचारों को बदलेंगी। प्राचीन काल में नारी शिक्षा। हम भारतीय समाज के इतिहास का अध्ययन करें तो यह दृष्टव्य होता है कि कुछ अंधकार में कालखंड को छोड़कर यहाँ सामान्यतया स्त्री की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया। ऋग वैदिक काल तथा उपनिषद काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था थी। उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भांति स्त्रियां भी शैक्षिक अनुशासन के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करती थीं और पुरुषों के समान ही समाज में प्रतिष्ठित होती थी। वैदिक युगीन साहित्य में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में नारियां पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ और अध्यापन कार्य के रूप में उच्च शिक्षा का उपयोग करती थीं। शास्त्रार्थ में प्रवीण गार्गी और अनुसुईया का नाम जगत प्रसिद्ध है। उन दिनों की नारियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को ललित कला, नृत्य, संगीत आदि विधाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके बाद बौद्ध युग में भी स्त्री शिक्षा महत्व का विषय रही। मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति के आगमन के साथ स्त्री शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला गया। पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा लगभग लुप्तप्राय हो गई। केवल अपवाद रूप में समृद्ध मुसलमान परिवारों की महिलाएं ही घर पर शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन सामान्यतया महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में सबसे दयनीय थी। हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अनेक कुरीतियों के कारण बहुसंख्यक नारियां शिक्षा से वंचित रहीं। 19वीं शताब्दी में नारी शिक्षा। 19वीं शताब्दी में नवजागरण की चेतना पूरे विश्व में व्याप्त थी, इसलिए वैश्विक स्तर पर स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके प्रभाव से भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिशें की गई। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कुप्रथाओं को दूर करके स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बंगाल में कई विद्यालय खुलवाए। 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन ने ब्रिटिश भारत सरकार की ओर से शिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध किया। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में अनेक उत्साहवर्धक सुझाव प्रस्तुत किए, लेकिन रूढ़वादिता के कारण वे अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सके। नारी उच्च शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 1916 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय दिल्ली में लेडी हॉगी कॉलेज और समाज सुधार डी.के. कर्वे द्वारा मुंबई में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया। इसी समय मुस्लिम स्त्रियों ने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया। स्त्रियों की प्राविधिक शिक्षा में कला, कृषि, वाणिज्य आदि का समावेश हुआ और नारी शिक्षा की ओर अग्रसर हुई। स्त्रियों की शिक्षा की पहल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री शिक्षा संबंधी सुधारवादी कदमों को और भी तीव्रता मिली। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूलों में 5% महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया। लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा
केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई। महिला समाख्या स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा परियोजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में महिला संघ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को तैयार करना है। सजग कार्रवाई द्वारा नवोदय विद्यालयों में लड़कियों को प्रवेश 28% तक सुनिश्चित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में स्त्रियों के प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण प्रकारात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा में नामांकित लोगों में अधिकांश स्त्रियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर बनाई गई स्त्री शिक्षा संबंधी नीतियों में भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी स्त्री पुरुष समानता के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। इस नीति में स्त्रियों के विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम बनाने हेतु शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहित देने, स्त्रियों की निरक्षरता समाप्त करने, प्रारंभिक शिक्षा तक स्त्रियों की पहुंच संबंधी बाधाओं को हटाने और व्यावसायिक, प्राविधिक एवं पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रमों में लिंग रूढ़ियों के स्थिर रूपों को समाप्त करने के लिए गैर भेदभाव नीति अपनाने आदि पर जोर दिया गया। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के फलस्वरूप आज स्त्री शिक्षा के स्तर एवं आयाम में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। स्त्रियां अपने अधिकारों से परिचित होकर पुरुषों के समकक्ष स्वयं को सिद्ध करने के लिए शिक्षा के महत्व की अपरिहार्यता समझने लगी हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि प्रगतिशील एवं शिक्षित समुदाय बनने से स्त्री पुरुष का भेद स्वतः ही मिट जाएगा। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि आज वे शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों को चुनौती दे रही हैं। वे शिक्षित होकर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष ही सेवाएं दे रही हैं। लेकिन यह तो स्त्री शिक्षा का एक ही पहलू है। स्त्री शिक्षा में सुधार की जरूरत। वास्तविकता तो यह है कि अभी भी हमें स्त्री शिक्षा को विस्तार देने की दिशा में बहुत से प्रयास और करने हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को केवल 65.46% महिलाएं शिक्षित हैं, अर्थात महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा की पहुंच से दूर है। सामान्य अनुभव यह बताता है कि स्त्री शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों में सर्वाधिक भेदभाव जेंडर के आधार पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जेंडर के आधार पर भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे वहाँ स्त्री शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन इस मानसिकता के कारण ग्रामीण परिवेश और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाली लड़कियां आज भी शैक्षिक अवसरों से वंचित हैं। उपसंहार: किसी भी स्वस्थ एवं उन्नत समाज और राष्ट्र के लिए आधी आबादी अर्थात महिलाओं का योगदान परम आवश्यक है, लेकिन वे अपना प्रभावी योगदान तभी दे पाएंगी जब वे शिक्षित होंगी। इसलिए समाज के सभी सदस्यों को स्त्रियों की उन्नति के लिए और उनके माध्यम से राष्ट्र के विकास के लिए स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। महिलाओं की प्रगति ही समाज और देश की प्रगति का आधार है। मातृशक्ति को नमन।